हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जामा नहीं यार, आज कंटिन्यू करते हैं गोदान पार्ट 7। लेट्स गो। गोदान भाग 7। यह अनबने जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामांजक प्रहसन की तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों को उससे नवशेष कदलचस्पी न थी। केवल नमस्टर मेहता देखने गए और आकत से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बीच बीच में तानलियाओं बजाते थे और किर कहो का आग्रह करके अनभनेताओं को प्रोत्साहन भी देते जाते थे। राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को तो प्रहसन था, मगर करुणा से भरा हुआ। नायक का बात में कान न की धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसनले मुकदमा दायर कर देना। कब उसने भोजन तैयार करने में जरासी देर कर दी। किर वकीलों के नखरे और देहाती गवाहों की चालाकियां और झांव से पहले गवाही के नले चटपट तैयार हो जाना, मगर इजलास पर तलबी के समय खब मनावन कराना और नाना प्रकार की गमादिशें करके उल्ल बनाना, ये सभी दृकय देखकर लोग हुंसी के मारे लौट जाते थे। सबसे सुंदर वह दृकय था। नत्स में वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था। गवाहों का बार बार भले करना, वकील का नबगड़ना, के नायक का देहाती बोली में गवाहों का समझाना और अंत में इजलास पर गवाहों का बदल जाना, ऐसा सजीव और सत्य था। कक नमस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले लगा नलिया और सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा की। राय साहब के प्रणत उनके मन में श्रेया के भाव जाग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उनके गले नलपट गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, इसका मुझे अनुमान न था। 10 कदन जलपान के बाद नशकार का प्रोग्राम था। वहीं कक्सी नदी के तट पर बाग में भोजन बने, खब जल क्रीड़ा की जाए और शाम को लोग घर आवे, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। नजन मेहमानों को नवशेष काम था, वह तो नब्दा हो गए, केवल वे ही लोग बच रहे। नजन की राय साहब से घनिष्ठता थी। नमसेज खन्ना के नसर में ददत था, न जा सकी, और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके नवरुई एक लेखमाला नंकार कर इनकी खबर लेने के नवचार में मग्न थे। सबके सब छटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे उड़ाते हैं और मऊछो पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, इन्हें क्या खबर। इनके पड़ोस में कौन मर रहा है, इन्हें क्या परवाह। इन्हें तो अपने भोगन विलास से काम है। यह मेहता जो किलासिर बना करता है, उसे यही धुन है। कब जीवन को संपन्न बनाओ, महीने में 1000 मार लाते हो, तुम्हें अनख्तियार है। जीवन को संपन्न बनाओ या पटर्पनद बनाओ। नजस को यह किक्र दबाए डालती है, कक लड़कों का ब्याह कैसे हो, या बीमार स्त्री के नले वैद्य कैसे आयु, या अब की घर का ककराया ककस के घर से आएगा। वह अपना जीवन कैसे संपन्न बनाए। छठे साण बने 10 सरों के खेत में मुंह मारते किरते हो और समझते हो संसार में सब सुखी है। तुम्हारी आंखें तब खुलेंगी जब त्राणत होगी और तुमसे कहा जाएगा, बचा खेत में चलकर हल जोतो, तब देखे तुम्हारा जीवन कैसे संपन्न होता है। और वह जो है मालती, जो 72 घाटों का पानी पी कर भी नमस बनी गिरती है, शादी नहीं करेगी, इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है। और बंधन में जीवन का परा नवकास नहीं होता, बस जीवन का परा नवकास इसी में है। कब दुनिया को लटे जाओ और ननदवांध्व नवलास ककए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धमद और समाज को गोली मारो। जीवन कर्तव्यों को पास न इटकने दो, बस तुम्हारा जीवन संपन्न हो गया। इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। माँ बाप से नहीं पटती, उन्हें धता बताओ, शादी मत करो, यह बंधन है। बच्चे होंगे, यह मोहपाश है, मगर टैक्स क्यों देते हो। कान न भी तो बंधन है,
उसे क्यों नहीं तोड़ते? उससे क्यों कन्नी काटते हो? जानते हो न कक कान न की। जरा भी अवज्ञा की और बेनड़ियाओं पड़ जाऊंगी। बस वही बंधन तोड़ो, नच में अपने भोगन लपसा में बाधा नहीं पड़ती। रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मार खाओ बनो। जीते सांप के पास जाओ ही क्यों, वह यूं कार भी मारेगा तो लहरें आने लगेंगी। उसे आते देखो तो दुम दबा कर भागो, यह तुम्हारा संपन्न जीवन है। 8 बजे नशकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी नशकार न खेला था। बंद क की आवाज से कांपते थे लेकिन नमस मालती जा रही थी, वह कैसे रुक सकते थे। नमस्टर तनखा को अभी तक इलेक्शन के नवशय में बातचीत करने का अवसर न नमला था। शायद वहाँ वह अवसर नमल जाए। राय साहब अपने इलाके में बहुत कदमों से नहीं गए थे। वहाँ का रंगढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से असानमयों से एक संबंध भी तो हो जाता है और रोब भी रहता है। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते हैं। नवजात खुर्शीद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था। नवशेषकर ऐसे नजन में कुछ साहस कद खाना पड़े। नमस मालती अकेले कैसे रहती, उन्हें तो रनस को का जमघट चान है। केवल नमस्टर मेहता नशकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा तो थी। तब भोजन की सामग्री, रसोईया, कहाँ नखदमतगार, सब साथ चले। लेकिन नमस्टर मेहता ने इसका नवरोध किया। खन्ना ने कहा, आनखर वहाँ भोजन करेंगे या भूखोन मरेंगे? मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों न करेंगे, लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहे कक नौकरों के बगैर हम चजदा रह सकते हैं या नहीं। नमस मालती पकाएगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हाउनडियाओं और पत्तल नमल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं। नशकार हम करेंगे ही। मालती ने नगला कक्या, क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई इतने जोर से पकड़ी कक अभी तक दर्द हो रहा है। काम तो हम लोग करेंगे, आप केवल बताती जाइएगा। नवजात खुर्शीद बोले, अजी आप लोग तमाशा देखते रहेगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है। जंगल में हाउड़ी और बदन ढ ऊंडना नहमाकत है। नहरन का नशकार कीजिए, भर नने खाइए और वही दरख्त के साए में खराते लीजिए। यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 2 मोटरें चली। एक नमस मालती ड्राइव कर रही थी, 10 सरी खुद राय साहब। कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरी ऊंची पर्वतमाला दौड़ी चली आ रही थी। सड़क भी पेंचदार होती जाती थी। कुछ दर की चढ़ाई के बाद एकाएक ढाल आ गया और मोटर वेग से नीचे की ओर चली। दर से नदी का पाट नजर आया। कक्सी रोगी की भावना दुबदल ननसपंद कगार पर एक घने वट वृक्ष की छांव में कारें रोक दी गई और लोग उतरे। यह सलाह हुई कक 2-2 की टोली बने और नशकार खेलकर 12 बजे तक यहाँ आ जाए। नमस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गए। नजस नवचार से आए थे, उसमें जैसे पंचर हो गया। अगर जानते मालती दगा देगी तो घर लौट जाते। लेकिन राय साहब का साथ उतना रोचक न होते हुए भी बुरा न था। उनसे बहुत सी मामले की बातें करनी थी। खुर्शीद और तनखा बच रहे। उनकी टोली बनी बनाई थी। तीनों टोनलियाओं एक एक तरी चल दी। कुछ दर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम ले लेने दो। मेहरा मुस्कुराए, अभी तो हम 1 मील भी नहीं आए, अभी से थक गई। थकी नहीं, लेकिन क्यों न जरा दम ले लो। जब तक कोई नशकार हाथ न आ जाए हमें आराम करने का अंधकार नहीं। मैं नशकार खेलने न आई थी। मेहता ने अनजान बनकर कहा, अच्छा, यह मैं न जानता था। फिर क्या करने आई थी? अब तुमसे क्या बताऊं। नहरनों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में न छप गए और ननशाना बाउंड कर गोली
चलाई, ननशाना खाली गया, झुंड भाग ननकला, मालती ने पछा। कुछ नहीं, चलो किर कोई नशकार न मिलेगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। किर मालती ने जरा रुक कर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाए। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, मैं तो नहीं बैठता। बड़े नंददी हो तुम, सच कहती हूँ। जब तक कोई नशकार न नमल जाए मैं बैठ नहीं सकता। तब तो तुम मुझे मार ही डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझे क्या कहा था, तुम हमारे साथ चलेगा कदलदार? मैं न जानती थी तुम इतने शरीर हो। अच्छा सच कहना, तुम उसमें मुझे अपने साथ ले जाते? मेहता ने कोई जवाब न कर दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों को दर चलते रहे। एक तो जेठ की धप, 10 सरे पथरीला रास्ता। मालती थक कर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं आ जाऊंगा। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूँ तुम अपने रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देनवियों की यही नसीहत है। वह मदद का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा नमला कर चलना चाहती है। मालती ने झंपते हुए कहा, तुम कोरे किलासिर हो मेहता, सच। सामने वृक्ष पर एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने ननशाना साधा और बंद कर चलाई। मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, मेरा शाप पड़ा। मेहता ने बंद का कंधों पर रख कर कहा, तुमने मुझे नहीं, अपने आप को शाप कर दिया। नशकार नमल जाता तो मैं 10 नमंत की मोहलत देता। अब तो तुमको यौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ती हुई बोली, किलासिरों के शायद हृदय नहीं होता, तुमने अच्छा कक्या। नवा नहीं कक्या, उस गरीब को मार ही डालते, मगर मैं यो न छोड़ूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता ने एक झटके से हाथ छुड़ा न लिया और आगे बढ़े। मालती सजल नेत्र होकर बोली, मैं कहती हूँ मत जाओ, नहीं मैं इसी चट्टान पर नसर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। जब वह 20 कदम ननकल गए तो झूझला कर उठी और उनके पीछे दौड़ी। अकेले नवश्राम करने में कोई आनंद न था। समीप आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु न जानती थी। मैं जो नहरन मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे बात न करूंगी। कहीं हम लोगों के हाथ को छा न लगा और 10 सरों ने अच्छे नशकार मारे तो मुझे बड़ी झेप होगी। एक चौड़ा नाला मुंह ये लाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टानें उसके दांतों सी लगती थी। धार में इतना वेग था, कक लहरें उछली पड़ती थी। सैयद मध्याह्न आ पहुंचा था और उसकी प्यासी ककड़ें जल में क्रीड़ा कर रही थी। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना पड़ा। क्यों उस पार चलेंगे, यही तो नशकार नम लेंगे। धारा में ककतना वेग है, मैं तो बह जाऊंगी। अच्छी बात है, तुम यही बैठो, मैं जाता हूँ। हाँ आप जाइए, मुझे अपने जान से बैर नहीं है। मेहता ने पानी में कदम रखा और पाँव साधते हुए चले। जो आगे जाते थे पानी गहरा होता जाता था। यहाँ तक कक छाती तक आ गया। मालती अधीर हो उठी। शंका से मन चंचल हो उठा। ऐसी नवकलता तो उसे कभी न होती थी। ऊंचे स्वर में बोली, पानी गहरा है, ठहर जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम किसल जाओगी, धार तेज है। कोई हरज नहीं, मैं आ रही हूँ, आगे न बढ़ना, खबरदार। मालती साड़ी ऊपर चढ़ाकर नाले में बैठी, मगर 10 हाथ आते आते पानी उसकी कमर तक आ गया। मेहता घबराए, दोनों हाथ से उसे लौट जाने को कहते हुए बोले, तुम यहाँ मत आओ मालती, यहाँ तुम्हारी गर्दन तक पानी है। मालती ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, होने दो, तुम्हारी यही इच्छा है, कब मैं मर जाऊं तो तुम्हारे पास
ही मरूंगी। मालती पेट तक पानी में थी, धार इतनी तेज थी कक माल महोता था, कदम उखड़ा, मेहता लौट पड़े और मालती को एक हाथ से पकड़ न लिया। मालती ने नशीली आंखों में रोष भर कर कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बेदर्द आदमी कभी न देखा था, न बिल्कुल पत्थर हो। खैर आज सता लो, न जतना सताते बने, मैं भी कभी समझूंगी। मालती के पाँव उखड़ते हुए माल महुए, वह बंद कर संभालती हुई उनसे नचमट गई। मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने कंधों पर नपठाए लेता हूँ। मालती ने भ्रिकुटी टेढ़ी करके कहा, तो उस पार जाना क्या इतना जरूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर न कर दिया, बंद का कनपटी से कंधों पर दबा ली और मालती को दोनों हाथों से उठाकर कंधों पर बैठा न लिया। मालती अपने पुलक को नचपाती हुई बोली, अगर कोई देख ले, भद्दा तो लगता है। 2 पग के बाद उसने करुण स्वर में कहा, अच्छा बताओ, मैं यही पानी में दब जाऊं तो तुम्हें रंज हो या न हो? मैं तो समझती हूँ तुम्हें न बिल्कुल रंज न होगा। मेहरा ने आहत स्वर से कहा, तुम समझती हो मैं आदमी नहीं हूँ? मैं तो यही समझती हूँ, क्यों छाऊं? सच कहती हो मालती? तुम क्या समझते हो? मैं कभी बतलाऊंगा। पानी मेहता की गर्दन तक आ गया, कहीं अगला कदम उठाते ही नसर तक न आ जाए। मालती का हृदय धक धक करने लगा, बोली, मेहता ईश्वर के नले अब आगे मत जाओ, नहीं मैं पानी में कद पड़ूंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया। नजस का वह मजाक उड़ाया करती थी, जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को नजस अवलंब और शनि की जरूरत थी, वह और कहाँ न मन सकती थी। पानी कम होने लगा था। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मुझे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठी रहो, कहीं आगे कोई गड्ढा न मल जाए। तुम समझते होगे यह कक्तनी स्वार्थन है, मुझे इसकी मजदरी दे देना। मालती के मन में गुदगुदी हुई, क्या मजदरी लोगे? यही कब जब तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कोई अवसर आए तो मुझे बुला लेना। ककनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपने साड़ी का पानी नंचोड़ा, जते का पानी ननकाला, मुँह हाथ धोया, पर ये शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, यह कदम याद रहेगा। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे नवश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गवत से मालती को देखा, उनके मुख पर पटरश्रम की लाली के साथ तेज था। मुझे यह सुनकर कितना आनंद आ रहा है, तुम यह समझ सकोगी मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते किरते हो, और अभी किर लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आयत में जान डाल दी, मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो एक कदम न पटे। मेहता मुस्कराए, इन शब्दों का संकेत खब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो, और जो मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम मुझसे नवाह करोगी? ऐसे काठकठोर से कौन नवाह करेगा? रातक दन जलाकर मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही हो, इसका आशय तुम खब समझते हो, इतने बुद्ध नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं कक्सी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता, मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतस्थल तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उससे अरुणच हो जाएगी। मालती काँप उठी। इन शब्दों में ककतना सत्य था। उसने पूछा, अच्छा बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे? बस यही कब जो मन में हो वही मुख पर हो। मेरे नलये रंगरूप और हाव भाव और नाजो अंदाज का मल्य उतना ही है, न जितना होना चाह है। मैं वह भोजन चाहता हूँ नजस से आत्मा की तृप्त हो, उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे जरूरत नहीं।
मालती ने होंठ नसकोड़ कर ऊपर को सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश न पाएगा, एक ही घाघ हो। अच्छा बताओ, मेरे नवशय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुरा कर कहा, तुम सब कुछ अच्छा कर सकती हो, गुणवंती हो, चतुर हो, प्रणत भावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झठे हो तुम, नबल को ल झठे, मुझे तुम्हारा यह दावा ननसार मालूम होता है कब तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न नवश्याम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके नले नबल को ल नया था। उसने ककतने ही नवद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक नचतवन में, एक रसीले वाक्य में उल्ल बनाकर छोड़ कर दिया था। ऐसी बाल की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर, ठोस पत्थर सी भनम नमल गई थी जो यावड़ों से नचनगाटरियाओं ननकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोहे लेती थी। धायु की आवाज हुई। एक लालसर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने ननशाना मारा। नचनिया चोट खाकर भी कुछ दर उड़ी, किर बीच धार में नगर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अभी जा कर लाता हूँ, जाती कहाँ है। यह कहने के साथ वह रेत में दौड़े और बंद का किनारे पर रख गड़ाप से पानी में कद्दा पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे, मगर आधा मील तक पर जोर लगाने पर भी नचनिया न पा सके। नचनिया मर कर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा, एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से ननकली। नचनिया को बहते देखकर साड़ी को जाऊंगो तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने नचनिया पकड़ ली और मेहता को कदखाती हुई बोली, पानी से ननकल आओ बाप जी, तुम्हारी नचनिया यह है। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाए और 2 मिनट में युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग था तो काला और वह भी गहरा, कपड़े बहुत ही मैले और हड आप शर के नाम पर केवल हाथों में 2 मोटी चनड़ियाओं, नसर के बाल उलझे अलग अलग, मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं नद से सुंदर या सुघड़ कहा जा सके, लेकिन उस स्वच्छ नन्मदल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर कर दिया था और प्रकृति नद की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कक यौवन का नक्षत्र खींचने के नले उससे सुंदर कोई रूप न नमलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने कितनी दर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी, नस्कार खेलने आए होंगे। हाँ, आए तो थे नस्कार ही खेलने, मगर दोपहर हो गया और यही नचनिया नमली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर कदखा दूं। रात को यहाँ रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। किर जरा सकुचा कर नसर झुकाए बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहाँ पीपल की छाया है, यहाँ धप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए हैं। मेहता ने उसकी देह में नचपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, वह हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, कदम भर धप और पानी में खड़े रहते हैं। तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की कक्तनी समझदार है और नबल को लगुवार। तुम खान लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे, तुम नखलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ तो धरी है,
नचंडे का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना, जैसे बनाना हो, थोड़ा सा दध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगाकर भाग आई, तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। तो मैं दौड़कर उनको बुला लाती हूँ, तुम चलकर छाँव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूँ। तुम थक गए होगे, शहर के रहैया जंगल में काहे आते होंगे, हम तो जंगली आदमी हैं, ककनारे ही तो खड़ी होंगी। जब तक मेहता कुछ बोले, वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छाँव में बैठे तो इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पवदत्माला दशदंतत्व की भावनत अगम्य और अनंत ये ली हुई, मानो ज्ञान का नवस्तार कर रही हो, मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसके प्रत्यक्ष नवराट रूप में देख रही हो। दर के एक बहुत ऊंचे नशखर पर एक छोटा सा मंकदर था, जो उस अगम्यता में बुनी की भावनत ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहां तक पर मार कर पक्षी नवश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं नवचारों में डबे हुए थे कक युवती नमस मालती को साथ नलय आ पहुंची। एक वनपुरुषप की भावनत धपक में नखली हुई, 10 सरी गमले के इल्ल की भावनत धप में मुरझाई और नंजीव। मालती ने बेगदली के साथ कहा, पीपल की छाँव बहुत अच्छी लग रही है, क्यों? और यहाँ भख के मारे प्राण ननकले जा रहे हैं। युवती 2 बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहीं बैठो, मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूँ कि चल्हा जला दूंगी, और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में बाटट्याऊ सेंक दूंगी। नहीं, अपने आप सेंक लेना। हाउ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ कहीं कोई दुकान भी नहीं है, कक ला दो। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था, बोली, तुम यहाँ क्यों आकर पड़ रहे? मेहता ने नचढ़ाते हुए कहा, एक कदम जरा जीवन का आनंद भी तो उठाओ, देखो मक्के की रोटियों में ककतना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटियां खाई ही न जाएंगी, और कक्सी तरह नंगल भी जाऊं तो हजम न होंगी। तुम्हारे साथ आ कर मैं बहुत पछता रही हूँ, रास्ते भर दौड़ा के मार डाला और अब यहाँ लाकर पटक कर दिया। मेहता ने कपड़े उतार कदे थे और केवल एक नीला जानघ्या पहने बैठे हुए थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन न लए और कुएं पर पानी भरने चले। दशदन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल और चौड़ी छाती और मछलीदार जाऊंगे कक्सी या नानी प्रणतमा के सुगठित अंगों की भावनत उनके पुरुषार्थ का पटरचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रेया के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ, मटके भारी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते नशंथल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे न खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींचे लेती हूँ। मेहता अपने पुरुषत्व का यह अपमान न सह सके, रस्सी उसके हाथ से किर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में 10 सरा मटका भी खींच न लिया और दोनों हाथों में दोनों मटके नले आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लालसर के पंख झुलस डाले, छुरे से उसकी बोटट्याओं बनाई और चल्हे में आग जला कर मांस चढ़ा कद्या और चल्हे के 10 सरे एले पर कढ़ाई में दध उबालने लगी और मालती भौंहे चढ़ाए खाट पर नखन्नमन पड़ी। इस तरह यह दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरी नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो
कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी नझड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है। दूध गरम हुआ जाता है, उसे नपला देना। उसने एक घड़े से आटा ननकाला और गूंदने लगी। मेहता उसके अंगों का नवलास देखते रहे। युवती भी रह कर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे नसर में जोर का दर्द हो रहा है, आधा नसर ऐसा इटा पड़ता है जैसे नगर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है धप्पा लग गई है। मैं क्या जानती थी, तुम मुझे मार डालने के नले यहाँ ला रहे हो। तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है क्या? मैं कक्सी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती। मेरा एक दवाओं का बक्स है, वह सिमरी में है। उई, नसर इटा जाता है। मेहता ने उसके नसर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका नसर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, नसर के बाल नपखेरे, आंखें धुएं से लाल और सजल, सारी देह पसीने में तर नजस से उसका उभरा हुआ वक्ष साई झलक रहा था। आकर खड़ी हो गई और मालती को आंखें बंद कके पड़ी देखकर बोली, बाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, नसर में बड़ा दर्द है। परे नसर में है कक आधे में? आधे में बतलाती है। दाई ओर है कक बाई ओर? बाई ओर। मैं अभी दौड़ के एक दवा लाती हूँ, नघस कर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। तुम इस धप्प में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग से एक ओर जाकर पहाड़ियों में न छप गई। कोई आधा घंटे बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दर से नबलकु लगुनड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में सेवा का ककतना भाव और ककतना व्यावहार ज्ञान है। ल और धप में आसमान पर चढ़ी चली जा रही है। मालती ने आंखें खोलकर देखा, कहाँ गई वह कलती, गजब की काली है, जैसे आबन सका को दाहो, इसे भेज दो। राय साहब से कह आए, कार यहाँ भेज दे, इस तनपश में मेरा दम ननकल जाएगा। कोई दवा लेने गई है, कहती है, उससे आधान सर का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। इनकी दवाएं इन्हीं को यायदा करती है, मुझे न करेंगी। तुम तो इस छोकरी पर लट हो गए हो, ककत ने न छोड़े हो, जैसी रूह वैसे इटरकते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी है, कक अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। उसकी नब्याओं उसे मुबारक, मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं, यद्यनप कार यहाँ आ भी सकेगी, मैं नहीं कह सकता। उस कलती को क्यों नहीं भेज देते? वह तो दवा लेने गई है, किर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यही रहने का नवचार होगा। रात को नशकार भी तो अच्छे नमलते हैं। मेहता ने इस आक्षेप से नचट कर कहा, इस युवती के प्रणत मेरे मन में जो प्रेम और श्रिया है वह ऐसी है, कक अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें इटा जायूं। मैं अपने कक्सी घनष्ट नमत्र के नले भी इस धप और लमे उस ऊंची पहाड़ी पर न जाता, और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं, यह वह जानती है। वह कक्सी गरीब औरत के नले भी इसी तत्परता से दौड़ जाएगी। मैं नवश्व बंधुत्व और नवश्व प्रेम पर केवल लेख न लग सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार करती है, कहने से करना कहीं कठिन है, इसे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस बस, वह देवी है, मैं मान गई। उसके वक्ष में उभार है, नंतंबों में भारीपन है, देवी होने के नलय और क्या चान है। मेहता नतलनमला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो सखा गए थे, बंद कर उठाई और चलने को तैयार हुए। मालती
ने एवकार मारी, तुम नहीं जा सकते मुझे अकेली छोड़कर। तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हथबुनी से खड़े थे। नारी पुरुष पर कक्तनी आसानी से नवजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। वह दौड़ती हाउती चली आ रही थी। वही कलती युवती हाथ में एक झाड़ नलये हुए समीप आकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वह जड़ी खोज लाई, अभी न घस कर लगाती हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, मैं रोटियां सेंक देती हूँ, 2 एक खा लेना, बाई दूध पी लेगी, ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने नन्ही संकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे, जी होता था इस गुवाटन के चरणों को चमले। मालती ने कहा, अपने दवाई रहने दे, नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहाँ और लोग होंगे, उनसे कहना कार यहाँ लायो, दौड़ी हुई जा। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता को देखा, इतनी मेहनत से बटी लाई, उसका यह अनादर, इस गुवाटन की दवा इन्हें नहीं जूझी तो न सही, उसका मन रखने को ही जरा सी लगवा लेती तो क्या होता। उसने बटी जमीन पर रख कर पछा, तब तक तो चल्हा ठंडा हो जाएगा, बाई जी कहो तो रोटियां सेंक कर रख दऊ, बाप जी खाना खा ले, तुम दूध पी लो और दोनों जने आराम करो, तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। वह झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग किर जलाई, देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेंकी, दूध गमत था, उसे ठंडा ककिया और एक कटोरे में मालती के पास लाई। मालती ने कटोरे के भद्देपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी पंख झल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दो, कहीं भागे नहीं जाते हैं, त जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा, यह क्या चाहती है, इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोनगयो किसी नम्रता और कृतज्ञता और याचना न दिखाई दी, उसकी जगह अनभिमान और प्रमाद की झलक थी। गुवाटन मनोभावों को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं कक्सी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी, तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो, मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती, मैं गाड़ी लेने न जाऊंगी। मालती ने डांटा, अच्छा तने गुस्ताखी पर कमर बांधी, बता कक्स के इलाके में रहती है? यह राय साहब का इलाका है, तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से नपटवाओगी। मुझे नपटवाने से तुम्हें सुख न मिले तो नपटवा लेना बाई जी, कोई रानी महारानी थोड़ी हूँ, कक लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने 2-4 कौर नंगले थे कक मालती की यह बातें सुनी, कौर कंठ में अटक गया, जल्दी से हाथ धोया और बोले, वह नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई, उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने इटकार बताई, ऐसी ही लौंडियाओं मदों को पसंद आती है, नजन में और कोई गुण हो या न हो, उनकी टहल दौड़ दौड़ कर प्रसन्न मन से करे और अपना भाग्य सराहे। कक इस पुरुष ने मुझसे यह काम करने को तो कहा, वह देनव्याओं है, शनियाओं है, नवब नत्याओं है। मैं समझती थी वह पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं है, लेकिन अंदर से संस्कारों से तुम भी वही बब्दर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे अपडेट्स के लिए।